हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जोरावर क्लासेस। और सबसे पहले भाई आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा कि मंडे और ट्यूसडे की जो है हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो जो है नहीं आ पाई थी। वो नहीं आ पाई थी, कुछ कारण हो गए थे, कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कई बार आपकी लाइफ में कि आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं। चाह के भी कोशिश पूरी थी मेरी कि आप लोगों तक आ पाऊँ, करंट की वीडियो ये मिस ना हो, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं कर पाते। ठीक है ना। और कोशिश पूरी रही कि एक वीडियो जो है साइंस की जो हमारा चल रहा है वो एक वीडियो आपको जरूर मिले दिन की। ठीक है ना, कोशिश पूरी थी वो। तो वो मिली भी है। और कल शाम को अगर पता हो आपको, ट्यूसडे की रात को 9 बजे वाली, कल रात वाली 9 बजे वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी वो? इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन आपके साइंस में आते हैं, पीआरटी में। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आते हैं। उस 20 क्वेश्चन में से लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के आए थे। ये चीज याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि 10 क्वेश्चन फिजिक्स के बने थे और वो 10 के 10 क्वेश्चन हमने कल रात वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है ना। तो मतलब 50% जो है आपके लास्ट ईयर 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था केवीएस का, उसमें से फिजिक्स में से आए थे। और वही 10 क्वेश्चन हमने रात को डिस्कस किए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने अपने फिजिक्स का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। जितने भी टॉपिक्स थे सारी वीडियोस कंप्लीट कर लिए फिजिक्स पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने वो रात को 10 बजे वाली 9 बजे वाली वीडियो नहीं देखी है टॉप 10 क्वेश्चंस की, उससे पहले फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो, सारी वीडियोस जाके देख लो, उसके बाद वो क्वेश्चन करके देखना 10। अलग ही मजा आएगा। 10 में से कम 8 मार्क्स तो आप उसमें आराम से अचीव कर लेंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि 20 में से हमारे 16-17 नंबर जो हैं ईवीएस में बड़े ही प्यार से आ सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करें। बहुत प्यार से 20 में से 20 भी हो सकते हैं, वरना 16-17 तो बड़े प्यार से हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो भाई जो लोग नहीं देख पाए हैं रात वाली वीडियो 9 बजे वाली, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये सारी फिजिक्स की ये वीडियो देख लेना, फिर वो क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आए थे वो करने में मजा आएगा। चलो ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए नंबर है 8638008832। आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और आपकी पोस्ट की आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो। उस नंबर पे मुझे सिंपल सा व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दूं और आपके पास मैसेजेस टाइम टू टाइम आते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लें साथ में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं करंट का। ये आपका रहेगा 9 सितंबर का, क्योंकि 2 दिन हमारे मिस हो गए और 6 को जो है संडे था, तो संडे को तो हम वीडियो बनाते मतलब होती नहीं है हमारी करंट की। ठीक है, वही हमेशा की तरह 10 क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहला वोडाफोन और आइडिया जो है कंपनी, अगर आपको पता होगा कुछ लोगों को कि दोनों मिलके एक कंपनी बन गई है, तो उन्होंने अपना नया नाम क्या रखा है, वो क्या है? ठीक है, तो उन्होंने नाम रखा है वीआई। और वीआई को याद रखने का सिंपल सा है, वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया ने अपनी जो नई कंपनी का नाम रखा है वो है वीआई। वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड वीआई को लॉन्च किया है। इस नए ब्रांड की नजर भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होगी। इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के माध्यम से डिजाइन किया गया है। वोडाफोन और आइडिया दो ब्रांड्स का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। मतलब सबसे बड़ा इंटीग्रेशन, जो मतलब दो बड़ी कंपनियां एक साथ जो आई हैं मिलकर, वो सबसे बड़ा है अभी तक का। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को समायोजित स्कल आई यानी कि एजीआर के बकाया को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। ठीक है ना, कि 10% उन्हें अगले 31 मार्च 2021 तक देने हैं, और बाकी जो उसके बाद 10 साल में 90% जो बचेगा बाकी, वो अगले 10 साल में उन्हें चुकाना है एजीआर का। ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। तो ये ध्यान रखना है कि वोडाफोन और आइडिया ने अपनी नई कंपनी का नाम क्या रखा है, वीआई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। भाई हम शिक्षक हैं, लिटरेसी वगैरह से, हमारा साक्षरता वगैरह से पंगा पड़ता ही रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स में, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में आने के लिए। तो उसमें है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 सितंबर का जो है आंसर है। और ये सबसे पहले 1966 यानी कि 8 सितंबर 1966 में सबसे पहले मनाया गया था। और यूनेस्को भी से अपने लेवल पे, पेरिस में स्थित जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, पेरिस भी अपने मुख्यालय में इसको मनाता है, जिसमें वो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार जो है प्रदान करता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। और ये चीज याद रखनी है कि सबसे पहले कब मनाया गया था, 1966 में, 8 सितंबर 1966 में। और वर्ल्ड लिटरेसी डे ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है 8 सितंबर को। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपना। यस, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल
HSTVD, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, को तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। और बड़े गर्व के साथ बता रहा हूं कि ये भारत है। ठीक है, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथे नंबर पे जो है वो भारत है, इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल, ये याद रखना है, HSTVD। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत ये चौथा देश है दुनिया में ऐसा करने वाला, और ये बड़ी प्राउड की बात है हम सब लोगों के लिए, तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, करंट का अगर कोई क्वेश्चन दे रहे हैं आजकल तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिंपल सा बता देता हूं आपको। इनका आंसर है डॉक्टर गोविंद स्वरूप, ठीक है ना, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ये जो है हमारे द फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता था। वो कौन थे जिनका पुणे में निधन हो गया, वो है डॉक्टर गोविंद स्वरूप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं आज का। देखिए ये चीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमारी रेस वगैरह होती है ना, ग्रैंड प्रिक्स होती है हमारी, हैमिल्टन जो लास्ट में आंसर था जिसका, आई थिंक पेरिस थी वो, शायद मैं भूल रहा हूँ, इस बार इटालियन पूछ ली है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये जीती है आपकी पीरे गैसली ने, ठीक है ना, पीरे गैसली ने ये जीती है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, जो एक कार रेसिंग होती है ना अपनी, ये वो वाली है। और ये साल में ना मेरे हिसाब से 10 से 15 लगभग कुछ होती हैं अलग अलग, तो अपने जो नोट्स हैं वो तैयार करते रहना। इससे पहले मैंने उसका आंसर मेरे को ध्यान है, लुइस हैमिल्टन था, इससे पहले डिस्कस की थी, लेकिन वो शायद पेरिस था या क्या था, आई थिंक बेल्जियम समथिंग कुछ था, वो वाली लुइस हैमिल्टन ने जीती थी, और साल की 5वीं जीत थी उनकी, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी उसमें, ठीक है। और ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, ये जीती है पीरे गैल्सी ने, ठीक है ना, गैसली ने, ये याद रखना है, ये अपने नोट्स में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यस। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने 2021, ये फिच रेटिंग्स जो है वर्ल्ड लेवल पे होती है, उन्होंने भारत की इकोनॉमी कितनी ज्यादा डाउन जा सकती है 2020-21 में, उन्होंने अनुमान जो लगाया वो लगाया 10.5% का, ठीक है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसमें 23.9% की गिरावट आई है। ये सबको आपको पता है, ये चीज मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी कि -23.9% की गिरावट हमारी जीडीपी में देखी गई है, जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, तिमाही जो हमारा रहता है उसका अप्रैल से जून वाला, ठीक है ना, उसमें ये गिरावट आई है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में ये लॉकडाउन लगा हुआ है, सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है भारत में, उसकी वजह से गिरावट देखी गई है। और ये आपको बता दी गई है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट जीडीपी की गिरावट है ये 23.9%, जो कि इंडिया इस टाइम झेल रहा है। और जो अगर इससे क्वेश्चन ऐसे आए कि फिच रेटिंग्स ने क्या बताया, तो उन्होंने बताया पूरे साल की है ना, एनुअली जो बताई उन्होंने बताई है 10.5% गिरावट रहने का अनुमान है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना रिलेटेड, वो सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियम के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना होगा। इसका आंसर 3 है। ये हिंदी थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो गई है लिखते टाइम, इसका ध्यान रखना है। इंग्लिश में ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट। इसका आंसर 3 है। सिंपल सा इतना ध्यान रखना है। ओके जी, और ज्यादा नहीं बताता मैं आपको, सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या बोला है कि एडवर्टाइजमेंट जो आप लगाते हैं उसकी कमेटी गठित करने के लिए कितने मेंबर उसमें होंगे, 3 मेंबर होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी
नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? बहुत ही करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये 12 सप्ताह का समय दिया गया है। वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्व उत्तर में कानून व्यवस्था के रख रखाव के अलावा भारत में मार्ग सीमा की रक्षा भी करता है। ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ठीक है ना। असम राइफल्स का गठन 1835 में हुआ था और ये याद रखना है कि ये सबसे पुरानी है हमारी। अगर आपसे आता है कि ओल्डेस्ट आर्मी, मतलब इस तरीके से जो हमारी जितनी भी आर्मी है उसमें ओल्डेस्ट क्या है, असम राइफल्स 1835 में इसका गठन हुआ था, याद रखना है, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या दिया, तो 12 सप्ताह का समय दिया इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। जितनी चीजें मैं बोलता हूं प्लीज उसको नोट डाउन जरूर करें अपने नोट्स में, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना संयम को फिर से लॉन्च किया है? ये असम ने लॉन्च किया है फिर से, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण यानी कि स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना भी कहा जाता है। यह असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सर्जन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो याद रखना है, श्रम योजना फिर से कहां जो है जगाई गई है, नींद में मतलब सो गई थी वो, कहां पे? फिर आसाम में। पता नहीं क्या क्या बोल देता हूं मैं कभी की। ओके ठीक है, ये याद रखना है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रूज विल बी स्टार्टेड इन रिवर्स टू प्रमोट टूरिज्म? ये उड़ीसा ने फैसला लिया है कि वहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो वहां की नदियां हैं वहां पे क्रूज जहाज जो होते हैं वो चलाया जाए, ताकि लोग जो है वहां पे जाके डिनर, लंच या घूमने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप क्रूज से देख सकते हैं। इवन अगर बड़े क्रूज भी चलाएं तो उसमें स्विमिंग पूल और रहने की व्यवस्था भी की जा सकती है। ये डिपेंड करेगा उड़ीसा गवर्नमेंट पे, पर उन्होंने अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये फैसला लिया है कि नदियों में भी, क्योंकि क्रूज जो है आपने सुने होंगे अभी तक सिर्फ समुद्रों में ही चलते हैं, सी में चलते हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में भी क्रूज जो हमारे शिप है वो चलाए जाए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। दैट्स फॉर टुडे, ठीक है। और रेगुलर ही रहेगी भाई, देखो करंट अफेयर्स की क्लास। तो जो हमारी आपकी मंडे और ट्यूसडे की क्लास छूटी है, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को दे सकूं, एटलीस्ट पीडीएफ कुछ क्वेश्चंस हो जाए। अदरवाइज भाई देखो 2 दिन के छूट जाए, उसमें कोई ज्यादा पंगा नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस तो मैंने ये भी मंडे से और आज तक के जो अच्छे क्वेश्चंस बन रहे थे वही उठाए हैं, ठीक है ना। तो ये तो चलता रहेगा अपना भाई, कभी कभार तो ऐसी चीजें आई जाती हैं कि नहीं आ पाते हैं, और मैंने बताया जैसे कि स्कूल भी खुल गए, है ना। और भाई मन तो था, देखो संडे को मैंने कुछ ऐसा देखा था कि मन था किसी को जवाब देने का, टाइम नहीं मिला उसके बाद मुझे, तो जवाब तो जरूर देंगे, है ना। और देखते हैं वो कब तक दे पाते हैं। तो स्टे ट्यून और अपनी तैयारी करते रहें, मेहनत करें। बस मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेकार की बातों से दूर रहें। मैं कह रहा हूं कुछ भी याद नहीं रहता है, सिर्फ एक चीज याद रहनी चाहिए आपको, आपका एग्जाम। मत पढ़ो किसी भी चीज में, मेरे से प्यार मत करो, मेरे कंटेंट से प्यार मत करो, किसी चीज से प्यार मत करो, मेरे को सब्सक्राइब मत करो, कुछ भी मत करो भाई, अपनी पढ़ाई करो, वेलापंती मत करो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग, वी आर 1000+ ऑन व्हाट्सएप ओनली, मेरे पास 1000+ नंबर्स है व्हाट्सएप पे, वीडियोस पे व्यूज 300 आते हैं। अरे आने दो 300 भाई, चाहे 100 आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है अगर ये जो 700 और 800 लोग हैं ना जो नहीं देखते हैं, ये लोग पछताएंगे बाद में। ये क्यों पछताएंगे? ये जब इनकी नोटिफिकेशन आएगी केवीएस की, इनकी आंख खुलेगी, चाहे वो आ जाए 1 साल बाद आए, जब भी आए। और आप लोगों की तैयारी उस टाइम पे, आपकी साइंस तैयार हो चुकी होगी, आपकी ईवीएस तैयार हो चुकी होगी, आपकी मैथ्स तैयार हो चुकी होगी, आपको करना क्या, आपको रिवाइज करना है, ये लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं दूर रहो इन सब चीजों से, सिर्फ तैयारी करो और कहीं से भी करो। मैं कभी नहीं कहता कि सिर्फ मैं बेस्ट हूं और मैं आपको सबसे अच्छा देता हूं, कहीं से भी करो, बस अच्छी तैयारी करो और अपना नंबर लाओ भाई। दुनिया बहुत बड़ी है, कब कब कौन कहां पलट जाए कुछ नहीं पता, ठीक है ना।
मैं ना किसी से प्यार करता हूं ना कुछ, ना आप लोगों के लिए भैया, मेरे को कुछ चीज अच्छी लग रही है मैं वो कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं शाम को। ओके बाय।